श्रीमती अनुभा मुंजारे जी। सभापति महोदय जी, नारी शक्ति वंदन का अर्थ है महिलाओं की शक्ति, उनके योगदान और उनके अधिकारों का सम्मान करना। हमारे समाज में नारी का स्थान माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के रूप में पूजनीय है। वह केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। मैं महिलाओं के अधिकार, सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी प्रतिनिधित्व के संबंध में सदन में कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत की स्वतंत्रता के पश्चात से ही नारियों के उत्थान, सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई कानूनी और सामाजिक आर्थिक कदम उठाए गए हैं। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में भाग लेने, मतदान देने का अधिकार या पिता की संपत्ति में बेटी को बराबर अधिकार यह कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश के संवैधानिक पदों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया, जिसमें देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने लगातार 16 सालों तक भारत देश के प्रधानमंत्री पद पर उन्होंने शोभा प्रदान की और नारी के गौरव को बढ़ाने का काम किया और पड़ोसी देश के दो टुकड़े कर अपनी वीरता और साहस का उदाहरण प्रस्तुत किया। पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का शासन संचालन किया। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी, जिन्होंने इतने विशाल लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में अपना सफल कार्यकाल का निर्वहन किया। यह सभी नारी शक्तियों को बड़े बड़े पदों पर सुशोभित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्वप्न पंचायती राज को साकार रूप प्रदान करने तथा महिलाओं के सर्वांगीण विकास, सशक्तिकरण एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए सर्वप्रथम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था करने की पहल की थी, जिसको मूर्त रूप 1993 में 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों में 33%, कुछ राज्यों में 50% भी भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित की गई। आज पूरे देश में जमीनी स्तर पर लगभग 14 से 15 लाख महिला बहनें पंचायतों एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं नीति निर्धारण कर शासन का संचालन कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास, सशक्तिकरण के लिए निरंतर अग्रणी भूमिका में कार्य किया गया है। पूर्व में 1990 के दशक में संसद और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई। कांग्रेस ने हर परिस्थिति में अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार में महिला आरक्षण बिल को पुनः पेश किया गया, जिसे राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित किया गया, जो एक ऐतिहासिक कदम था, जिसकी यहाँ चर्चा करना मैं अति आवश्यक समझती हूँ। किंतु लोकसभा से पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण यह बिल पारित नहीं हो पाया, जो अत्यंत खेदजनक है। उसके पश्चात 19 सितंबर 2023 को महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में चर्चा के बाद 20 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके पश्चात 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से भी इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
28 सितंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बन गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अपना समर्थन दिया गया तथा उसे 2024 में ही 543 संसद सदस्यों में से 33% महिला भागीदारी सुनिश्चित कर उसी परिस्थिति में लागू करने के लिए हामी भर दी गई थी, किंतु सरकार के द्वारा उसे नवीन रूप में लागू करने के लिए हमेशा दबाव बनाया गया। इसी की परिणति थी कि 16 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने के लिए सरकार द्वारा पर्दे के पीछे से 3 और विधेयक को पारित करवाना चाहती थी, जिसमें लोकसभा में सीट वृद्धि के लिए बिल और सीमन विधेयक बिल संसदीय क्षेत्रों की सीमा परिवर्तन के संबंध में लाए गए थे, जिसे विपक्ष के द्वारा पास नहीं होने दिया गया। किंतु केंद्र सरकार द्वारा भ्रमित किया जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष लागू नहीं होने दे रहा, जबकि सत्यता यह है कि यह विधेयक 2023 में ही कानून के रूप में 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में मूर्त रूप ले चुका है। सरकार को ऐसी भ्रमित और असत्य जानकारी से परहेज करना चाहिए। सरकार नारी शक्ति की बात करती है, प्रदेश में आए दिन महिला अपराध अत्याचार में बढ़ोतरी हो रही है। मेरे स्वयं के विधानसभा क्षेत्र बालाघाट में शहर में हमारा जो हनुमान चौक है, वहाँ दुर्गा जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ बालाघाट माता जी के मंदिर के परिसर में 10 मीटर के पास में शराब की दुकान संचालित हो रही है तथा शहर के वार्ड नंबर 12, 25 और कई स्थानों पर माताओं बहनों के द्वारा इन शराब दुकानों के खिलाफ लगातार 20 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किंतु जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा उनकी कोई मांग पर ध्यान नहीं दी जा रही है। ऐसे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में माताएं बहनें ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कैसे हम नारी शक्ति को वंदन करेंगे, कैसे हम नारियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे। मैं एक बहुत संवेदनशील विषय पर यहाँ सदन में चर्चा करना चाहती हूँ। सामान्य तौर पे अनुभा जी थोड़ा सीमित करें। अन्य सभापति महोदय, बेहद संवेदनशील विषय है और इस पे सामान्य तौर पे हम लोग खुलकर चर्चा नहीं करते, लेकिन ये नारियों के और बेटी के सम्मान से जुड़ा मामला है, इसलिए मैं भी एक नारी हूँ, एक माँ हूँ, एक स्त्री हूँ, तो मैं जरूर करना चाहूँगी। हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे देश की भी हम बात करें, 23% लड़कियां पीरियड के समय स्कूल छोड़ देती। जब वो मासिक धर्म से होती हैं तो स्कूल नहीं आ पाती हैं। भारत में 23% लड़कियां मासिक धर्म शुरू होने पर स्कूल छोड़ देती हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड लड़कियों के लिए अलग से उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया हुआ है। शौचालय मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट अनिवार्य करने का आदेश दिया हुआ है। क्या मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में ये लागू है? अगर लड़कियां मासिक धर्म के दौरान स्कूल ही नहीं जाएंगी तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो कॉलेज में पढ़ेंगी, उच्च शिक्षा अर्जित करेंगी और अपने मुकाम को हासिल करेंगी? ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, आखिरी में बस 1 मिनट का समय मैं लूँगी। भारत देश में 28 राज्य हैं, ये भी ध्यान देने योग्य है। मेरे यहाँ जितनी भी महिला बहनें बैठी हुई हैं, चाहे वो इस पक्ष की हों चाहे उस पक्ष की हों, आप जरा ध्यान से सुने। हम ठीक है सत्ता पक्ष में विपक्ष में हम बात करते हैं अपनी अपनी, लेकिन हम अगर महिला हैं तो महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी विचारधारा एक होना चाहिए। ये मेरा निवेदन है आप सभी से। ध्यान से सुनिए, मैं सदन का ध्यान चाहूँगी विशेष रूप से। भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से लगभग 32 राज्यों में सरकार मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें से लगभग 22 से अधिक राज्यों में एनडीए घटक दल के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। वे बताएं, भारतीय जनता पार्टी बताएं, हमारी सरकार बताएं कि कितने राज्यों में महिला बहनों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया है? कृपया बताएं। केवल एक राज्य, भारत का केवल एक राज्य दिल्ली,
में नारी शक्ति का वंदन किया गया है, जहाँ की मुख्यमंत्री हमारी महिला बहन है। बाकी राज्यों में महिला बहनों को क्यों पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला? यह सरकार नारी वंदन की बात कर रही है। यह भारत देश के विशाल लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करा पा रही है। कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण की हमेशा से पक्षधर थी, है और हमेशा रहेगी। हम नारी के सम्मान में सड़क से लेकर सदन तक हमेशा ईमानदारी से काम करना हमारी जिम्मेदारी, और हम वो कर रहे हैं। तो मैं एक आखिरी उदाहरण देना चाहूँगी। आप नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आज मैं यहाँ विधायक हूँ, जनता के आशीर्वाद से चुनकर आई हूँ। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है? मेरा पीए मुझसे छीन लिया गया। मेरे पास 6 महीने से पीए नहीं है। बिना मुझे बताए, मुझे जानकारी दिए बगैर मेरे अधिकारों का हनन किया गया। मेरा पीए मुझसे ले लिया गया। जब मैं कलेक्टर बालाघाट के पास जाती हूँ तो वो कहते हैं कि मैडम आप कोई दूसरा पीए ले लो, हम वो पीए आपको नहीं दे सकते। अब बिना पीए के मैं 6 महीने से यहाँ काम कर रही हूँ। तो ये अगर एक महिला विधायक के साथ अन्याय हो रहा है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के राज में, तो हम क्या नारी शक्ति वंदन की बात करेंगे? क्या बात करेंगे आप बताइए? मुझे जवाब दिया जाए। बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करना, उदाहरण देना और केंद्र सरकार की तारीफें करना एक अलग बात है। सड़क पे आके आम जनता के बीच में परिस्थितियों से मुकाबला करना अलग बात है। क्या मुझे वो पीए मिलेगा? किस कारण मेरा पीए मुझसे छीना गया? मैं महिला हूँ, मेरे साथ ऐसा पीए चाहिए जिसको कोई व्यसन ना हो, कोई गलत आदत ना हो, जो 2 बजे रात को भी मेरे साथ दौरे पे जा सके, मेरे साथ लिखा पढ़ी कर सके। ऐसा पीए मेरे साथ काम कर रहा था, उसको हटाया गया। मैंने यहाँ तक सब जगह गुहार लगाई, सब जगह। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरी बात आज तक सुनी नहीं गई। आज भी बिना पीए के मैं काम कर रही हूँ। यह नारी शक्ति वंदन है? बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। दूसरी बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि करनी और कथनी में अंतर होता है। अगर हम जो कह रहे हैं उसको करें, महिलाओं के अपराध को रोकें। महिलाएं जो शराबबंदी के खिलाफ सड़क पर लड़ रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, रात को सो रही हैं, शराब दुकान खोलने के विरोध में सड़क पर सो रही संभ्रांत घरों की महिला बहनें, तो सरकार की यह नियत हो कि राजस्व को एक तरफ रख के, राजस्व का लाभ को एक तरफ रख के महिलाओं का नारी शक्ति वंदन तब होगा जब ये रिहायशी इलाकों में शराब दुकानों को हटाया जाएगा। ये नारी शक्ति वंदन होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि नारी के सम्मान में हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। एक दूसरे का सम्मान हम करेंगे तभी नारी का सम्मान होगा। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वह समाज हमेशा तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती का वास होता है। और जिस घर में नारी का अपमान होता है, जिस समाज में नारी का अपमान होता है, वो समाज, वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ता। वहाँ शोक का माहौल होता है, वहाँ अशुभ संकेत होते हैं। आप धर्म की बात करते हैं, परोपकार की बात करते हैं, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको ये आईना दिखा रही हूँ, मैंने अपना उदाहरण इसलिए रखा आपके सामने। आखिरी में नहीं अनुमा जी, आपकी बात पूरी हुई। माननीय सभापति महोदय, बस 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। अंतिम में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। समर शेष है। इन पंक्तियों के अर्थ को आप लोग समझेंगे मुझे लगता है। मैं वैसे हिंदी साहित्य की स्टूडेंट रही हूँ, टीचर भी रही हूँ। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करती हूँ। नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आभार।